दोस्तों, मई जून की तपती दोपहरी में एक लड़का दिल्ली के अंदर रिक्शा चला रहा था। धूप इतनी तेज थी, उसे अपने आप को बचाने के लिए उसने गमछे से अपना चेहरा बांध करके रखा था। उसके रिक्शे में जो लड़की बैठी थी, उसने भी अपने आप को धूप से बचाने के लिए अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को बांध करके रखा था। लड़का रिक्शा चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे प्यास का आभास होता है और सामने ही उसे एक पानी की टंकी दिखती है। वह रिक्शे में बैठी हुई लड़की से कहता है कि मैडम, 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। वो लड़की कहती है कि ठीक है भैया, आप जाइए और पानी पी करके आ जाइए। वो लड़का रिक्शे को साइड में लगाता है और जाता है उस पानी की टंकी से पानी पीने लग जाता है। पानी पीने के दौरान जैसे ही वह अपना गमछा अपने चेहरे से हटाता है और जो रिक्शे में बैठी हुई लड़की का नजर उसकी तरफ पड़ता है और लड़की जब उसको देखती है तो उस रिक्शे वाले को देखते ही दंग रह जाती है। उसके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, उसके आंख से आंसू बहने लग जाता है, क्योंकि वह उस लड़के को पहचान जाती है जो रिक्शा चला रहा होता है। काफी तकलीफ होता है, उसे काफी हैरान होती है, काफी परेशान होती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है। लड़का पानी पीने के बाद फिर रिक्शे में आता है, अपने अपने गमछे से फिर अपने चेहरे को बांधता है और फिर से रिक्शा चलाने लग जाता है। जैसे ही वह दोबारा रिक्शा चलाना शुरू करता है, जो रिक्शे में बैठी हुई लड़की होती है अपनी छोटी सी छतरी निकालती है और उसके सिर के ऊपर से छतरी तान देती है। लड़का जब देखता है कि जो पीछे बैठी हुई मैडम है मेरे ऊपर छतरी लगा दी है जिससे मुझे धूप नहीं लग रहा है, उसे ठंडी का आभास होता है तो काफी वो खुश होता है, काफी प्रसन्न होता है। लेकिन उस लड़की से कहता है, मैडम, ये तो हम लोगों की आदत है, हम लोग हमेशा इसी धूप में चलते रहते हैं, गरीब आदमी हैं हम लोग, तो हम लोगों को मजबूरी से अपने पेट को पालने के लिए इसी धूप में इसी गर्मी में ही काम करना होता है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप इस अपने छतरी को हटा लीजिए, आप आराम से बैठिए, मुझे चलाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, आप तकलीफ में मत होइए। लेकिन वो लड़की जो है उसकी बातों को सुन रही थी, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। उसको छतरी को वैसे ही उसके ऊपर ताने रहती है और वो फिर जब देखता है कि मैडम छतरी नहीं हटा रही है तो वो अपना रिक्शा वैसे ही चलाने लगता है। रिक्शा चलाते हुए वो आगे बढ़ता रहता है और थोड़े ही देर में रेलवे स्टेशन, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद जब मैडम का बैग उतार करके और स्टेशन पर उनके साथ बैग को लेकर के जाता है और मैडम फिर अपना पैसा उसे निकाल करके जब उसका किराया देने लग जाती है, अपने चेहरे से अपना दुपट्टा जब हटाती है तो उस लड़की को देख करके दंग रह जाता है। इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, इसके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। ये काफी हैरान और परेशान हो जाता है। दोस्तों, जब वो लड़की इसको देखती है रोते हुए, उसके भी आंखों से आंसू बहने लग जाता है, वो भी दहाड़े मार मार करके रोने लग जाती है। वहां पर स्टेशन पर जितने भी लोग थे, जितने भी पैसेंजर थे, वो जब इन दोनों को देखते हैं कि एक रिक्शा वाला अभी इस मैडम को छोड़ने के लिए आया था, ट्रेन पर चढ़ाने के लिए आया था, क्या हो गया कि रिक्शा वाला रो रहा है और रिक्शे वाले को देख करके जिस मैडम को छोड़ने के लिए आया था वह भी रो रहा है, वो लड़की भी रो रही है लगातार और ये लड़का भी रो रहा है। ऐसा क्यों ये लोग रो रहे हैं? कोई भी ये बातों को समझ नहीं पा रहा था कि एक रिक्शा वाले को देख करके और एक लड़की जो इसके रिक्शे में बैठ करके आई है वो क्यों रोने लगी है और उस लड़की को रोता हुआ देखकर ये रिक्शा वाला क्यों रोने लगा। काफी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। क्या था इन दोनों के बीच में? कौन सा ऐसा रिलेशन था? क्या ये एक दूसरे को जानते थे? क्यों एक दूसरे को देख करके रो रहे थे? क्यों लड़की उस लड़के को देखते ही भौचक्का हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और जब लड़का उस लड़की को देखता है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, कुछ तो था इनके बीच में, कोई तो रिलेशन था। ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही दर्द भरी और बहुत ही दुख भारी कहानी है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आजमगढ़। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव के रहने वाले किसान, जिनका नाम श्याम नारायण होता है। श्याम नारायण की 4 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम प्रिया होता है। प्रिया पढ़ने लिखने में काफी होशियार होती हैं। इसी साल उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसका सपना था पढ़ लिख करके कोई बड़ा अधिकारी बनना, और वह हमेशा अपने पिता से करती रहती है, पिताजी मेरी शादी जल्दी मत करिए, मुझे पढ़ने लिखने दीजिए। लेकिन पिता को यह चिंता सताई रहती है कि मेरी 4 बेटियां होती हैं। अगर मैं एक एक करके इनकी शादी नहीं करूंगा तो अगल बगल वाले लोग भी ताना मारना शुरू कर देंगे। इसीलिए वह अपनी बड़ी बेटी प्रिया की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। बगल के ही एक गांव को एक लड़का का पता चलता है, जिसका नाम अजय होता है। अजय एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था। उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था। गांव में थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी थी। देखने में लड़का काफी समझदार, काफी होशियार और काफी सुंदर था। प्रिया के पिताजी को वो लड़का पसंद आ जाता है। वो उसका फोटो लेकर के और घर आते हैं, प्रिया की मां को दिखाते हैं, और जब प्रिया को भी दिखाते हैं तो प्रिया को भी वो लड़का पसंद आ जाता है। वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी थोड़े दिन और रुकना था, मुझे थोड़ा कंपटीशन की तैयारी करने देना था। लेकिन उसके पिताजी श्याम नारायण जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाई तो जिंदगी भर होती रहेगी, शादी की एक उम्र होती है, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे भी तुम्हारी 3 बहनें हैं। अगर तुम्हारी शादी मैं नहीं करूंगा तो कल के गांव वाले ताने मारना शुरू कर देंगे। इसलिए समय से शादी हो जाना सबसे बढ़िया माना जाता है। तुम शादी कर लो, उसके बाद जिंदगी भर पढ़ते रहो, जो भी तुम्हारी दिली इच्छा है, जो भी तुम बनना चाहती हो, कोई रुकावट नहीं है। लड़की बात मान जाती है और तय समय पर अजय और प्रिया की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। प्रिया जब शादी करके अजय के यहां जाती है, अजय जब प्रिया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। प्रिया इतनी खूबसूरत ही थी कि जिसको देखने के बाद अजय खुश हो जाता है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि ऐसी सुंदर पत्नी मुझे मिली है। दोनों पति पत्नी काफी अच्छे से रह रहे होते हैं। उनके घर में जो प्रिया की सास थी, अजय की जो मां थी और अजय के पिताजी थे, वो प्रिया को काफी पसंद करते थे। हमेशा प्रिया के सारे काम वो लोग खुद करते थे। प्रिया को कोई काम नहीं करने देते थे। घर का खाना पना उसकी जो सांस होती है वही बनाती रहती है। प्रिया को कहते हैं कि प्रिया पटी, तुम अभी आराम करो, तुम्हें तो जिंदगी भर काम करना है। अभी हम तो ठीक है, हमारी सेहत ठीक है, हमको काम करने दो, और वो करती रहती है। लेकिन फिर भी प्रिया काफी संस्कारी थी। वो अपनी सास का हमेशा मदद करना चाहती है। हमेशा जब सास काम करती हैं तो उनके साथ जाकर के उनके साथ काम करना शुरू कर देती है। एक दिन प्रिया अपने पति से कहती है कि देखिए, मेरा सपना है पढ़ लिख करके मुझे एक अधिकारी बनना, और मैं पढ़ाई करना चाहती हूं। उसका पति अजय कहता है कि ठीक है, तुम्हारी अगर इच्छा है, तुम अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ो। मैं तो उतना पढ़ लिख नहीं पाया, और मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं। अच्छा होगा, तुम अगर पढ़ लिख करके कोई बड़ा अधिकारी बन जाओगी तो हमारा घर परिवार भी अच्छा सुधर जाएगा। अजय अपने माता पिता को बताता है तो उसके माता पिता भी कहते हैं कि हाँ, अच्छी बात है, अगर वह पढ़ना चाह रही है तो पढ़ने दिया जाए। का काम तो हम लोग सब कर ही ले रहे हैं, उसको पढ़ने लिखने के लिए छूट मिल जाती है। उसके बाद अगले दिन आजमगढ़ शहर में ले जाकर के एक कोचिंग देखते हैं। दोनों पति पत्नी जाते हैं और एक कोचिंग देख करके, और उस कोचिंग में प्रिया का एडमिशन करा दिया जाता है। यूपीपीसीएस की वह तैयारी करना शुरू कर देती है और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखती है। इधर जो उसका पति अजय होता है, वह अपनी नौकरी करने के लिए समय से जाता, घर वापस आता। प्रिया अपनी कोचिंग करने के लिए जाती, कोचिंग करके घर वापस आती। लेकिन अब कुछ दिनों से अजय को कुछ अलग तरह से ही महसूस हो रहा था। जब अजय फोन करता था प्रिया को तो मैक्सिमम टाइम प्रिया का फोन बिजी रहता था, क्योंकि बिजी होने का कारण यह था कि प्रिया पढ़ाई लिखाई में ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके उसने बहुत सारे रखा था। ऑनलाइन डाउट क्लासेस वगैरह करती थी, जिसके वजह से वो हमेशा ऑनलाइन रहती थी। उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो कोचिंग के दोस्त थे, उनसे हमेशा पढ़ाई लिखाई के बारे में बातें करती रहती।
उसका सिर्फ यही था, पढ़ाई लिखाई की बातें करती हैं। लेकिन जब अजय फोन करता है और उसे जब देखता है कि बिजी है, तो उसे कुछ गलत महसूस होने लगता है। वो सोचने लगता है कि जरूर ये पढ़ाई लिखाई के साथ में ये किसी और के साथ रंगरेलियां मना रही है। कोई और इसने पार्टनर चुन लिया है किसी और से। इसके अनैतिक संबंध है, काफी सारी चीजें। जब वो अपने दिमाग में बैठाने लगता है और कई बार जब उसके साथ ऐसा हो जाता है तो वो प्रिया से पूछता है कि तुम्हें जब भी मैं फोन करता हूं तो तुम्हारा फोन बिजी रहता है। तुम क्या करती हो, किनसे बातें करती हो? तुम्हारा कोई गलत संबंध किसी के साथ तो नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जैसे आजकल लड़कियां जो पढ़ाई लिखाई में आगे हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं, वो अपने पति को छोड़ करके किसी और दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। कहीं तुम सब काम तो नहीं कर रही हो? जब प्रिया ये बातें अपने पति की सुनती है तो बहु चक्का रह जाती है, हैरान और परेशान हो जाती है और सोचती है कि मेरा पति कितना गंदा आदमी है, क्यों ऐसी गलत गलत चीजें सोचता है। वो जैसे कहती है कि देखिए, ये गलत चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसी चीजें मत बोला करिए, ये पति पत्नी के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं कसम खा करके मैं मंदिर में चली तो मंदिर में मैं हाथ रख के कसम खा लेती हूं कि मेरा ऐसा कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं है। मैं जो भी बातें करती हूं सिर्फ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड करती हूं। अपने दोस्तों से पढ़ाई लिखाई के बारे में बातें करती हूं। कोई डाउट होता है अपने दोस्तों से पूछती हूं, और एक दो मैंने डाउट क्लासेस ज्वाइन कर रखा है, उससे अपना डाउट वगैरह क्लियर करती रहती हूं। इसलिए मेरा मोबाइल हमेशा मैक्सिमम टाइम बिजी तुम्हें मिलता होगा। ऐसा गलत चीजें मत सोचो कि मेरा किसी और के साथ रिलेशन है या कोई और चीजें हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आदमी के दिलो दिमाग में अगर कोई भी चीज गलत फहमी अगर पैदा हो जाती है तो धीरे धीरे और अपना विकराल रूप धारण करने लग जाती है। और अजय के साथ यही होने लगा था। अजय अब ये चाहे कुछ भी कहती थी, लेकिन अजय इसकी बातों को नहीं मानता था। उसके दिलो दिमाग में तो बस यही बैठ गया था कि जरूर ये किसी के साथ गलत संबंध बनाती है, कोई और इसका दोस्त है, उसके साथ ये बातें करती रहती है। और एक दिन जब शाम को ऑफिस से अपने आता है, और उससे पहले वो जब ऑफिस में था कई बार इसको फोन कर चुका था, लेकिन एंगेज मिल रहा था, बिजी मिल रहा था। काफी गुस्से में ऑफिस से आता है और ऑफिस से आने के बाद इससे बातें करता है। कहता है कि तुम्हारा फोन आज पूरे दिन क्यों बिजी था, क्या कर रही थी तुम जरूर अपना कोई यार बना करके रखी हो, तुम मेरे पीठ पीछे धोखा कर रही हो, तुम किसी और के साथ अपना शारीरिक संबंध बना रही हो। इतनी सारी चीजें, इतनी और उल्टी सीधी बातें वो बोल देता है कि जो प्रिया होती है, प्रिया एकदम आग बबूला हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। क्योंकि कोई भी औरत या कोई भी लड़की अगर उसके ऊपर इस तरह से गलत लांछन लगाया जाएगा तो उसकी जो आग लगना संभावित है, और वो काफी नाराज हो जाती है, काफी गुस्सा हो जाती है। और इसी गुस्से में अजय और प्रिया के बीच में काफी तुम में बढ़ जाता है। उसके साथ ससुर बीच बीच में आकर के इनको रोकने और टोकने की कोशिश करते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दोनों की तूतू में इतना आगे बढ़ जाता है कि जो अजय होता है वह एक दो थप्पड़ प्रिया को लगा देता है। जब प्रिया के ऊपर वह हाथ उठा देता है तो प्रिया को काफी बुरा लगता है। प्रिया बैठ करके काफी देर रोती है और उसके बाद अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। जिस आदमी को कहते हैं कि पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो आपस के जो एक दूसरे के जानने और पहचानने वाली चीजें होती हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने वाली चीजें होती है। और जब इसको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, अगर इसका किसी भी पति का अगर पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं है तो उसके साथ रहना बेकार है। ये तो हमेशा लांछन ऐसे ही लगाता रहेगा, चाहे मैं कुछ भी रहूं, चाहे मैं कितना भी पतिव्रता रहूं। लेकिन इसकी जो दिलो दिमाग में जो बैठ गया है वो चीज तो निकल ही नहीं सकता है। मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। उसके जो प्रिया के पिताजी होते हैं काफी उसको समझाते हैं, प्रिया के सास ससुर भी उसे समझाते हैं, बेटी ऐसा मत करो, कोई भी एक स्टेप लेने से पहले 1000 बार सोचो, इसको समझाया जाएगा। लेकिन प्रिया काफी नाराज हो गई थी। वह अपने पिता से भी कहती है कि मैं आ रही हूं, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूं। और प्रिया उसी गुस्से में घर से निकल जाती है।
और अपने अपने पिताजी के घर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद सारी चीजें अपने माँ बाप को बताती हैं। उसके माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। प्रिया को ही बोलते हैं कि बेटी, ये सब चीजें परिवार में होते रहते हैं, पति पत्नी के बीच में ये सब नोकझोंक होते रहता है। इतना तुमको भी उतावला नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पति भी गलत है, उसको भी पत्नी के ऊपर इस तरीके से शक नहीं करना चाहिए। गलती उसने भी किया और गलती तुम्हारी भी है। एक छोटी सी चीज को लेकर के तुम आ गई। लेकिन प्रिया किसी की बात नहीं सुनती है। कहती है कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, और फिर अपना उसको छोड़ करके अपने माता पिता के साथ ही रहने लग जाती है। थोड़े दिन के बाद अपने माता पिता के साथ रहते रहते वो एक कोचिंग ज्वाइन कर लेती है और आगे अपनी यूपीपीसीएस की तैयारी शुरू कर देती है। और एक तलाक का कागज, एक तलाक की नोटिस अपने पति को भिजवा देती है। उधर अजय गुस्से में जो चीजें बोल चुका था, लेकिन अभी भी उसको दिलो दिमाग में था कि मैं पत्नी को लेकर के आऊंगा। हो सकता है कि अनजाने में हो गया हो, लेकिन जब प्रिया उसको तलाक का नोटिस भेजती है तो उस तलाक के नोटिस को लेने के बाद वो भी गुस्से में हो जाती, वो भी तस में आ जाता है और उस तलाक की नोटिस को साइन करके वो भी भेज देता है। एक दो कैसे चलती है, एक दो बार कोर्ट वगैरह में जाते हैं और फाइनली इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। जब तलाक हो जाता है तो प्रिया अपने माता पिता के साथ रहने लग जाती है और ये यहां पर रहने लग जाता है। लेकिन तलाक के साथ साथ में ऐसी चीजें होती हैं, एलुमनी के तौर पर काफी सारा रकम मांगा जाता है और इसको देना पड़ता है। ये अपनी, इसके पास कोई पैसा नहीं होता है। ये अपनी जो भी जमीन छोटी मटी थी उन जमीनों को बेच करके और वो पैसा पूरा एलुमनी के तौर पर अपनी पत्नी प्रिया को दे देता है। दोस्तों, प्रिया को तो पैसा मिल जाता है, लेकिन इसकी जो माली हालत थी अजय की खराब हो जाती है। अब इसके पास कोई पैसा नहीं होता है। अब जो नौकरी करता है, ये प्राइवेट, थोड़े बहुत जो पैसे मिलते हैं उससे बड़ी मुश्किल से घर परिवार का खर्चा चल रहा होता है। वो अब हैरान और परेशान हो जाता है और वहां से फिर अपने माता पिता को कहता है कि मैं अब जा रहा हूं दिल्ली, और दिल्ली में मैं कमा करके और पैसा ले आऊंगा, तभी हम लोगों का घर चलेगा। और फिर वो दिल्ली निकल जाता है। इधर प्रिया अपने कोचिंग में एडमिशन ले लेती है और जी जान लगा करके और पढ़ाई करने लग जाती है। उसके माता पिता बार बार उसे कहते हैं, बेटी जो हो गया हो गया, अब तू दूसरी शादी कर ले, तलाक तो हो ही गया, अब दूसरे लड़के ढूंढ करके तेरा शादी करवा देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ सी जिंदगी तुम कैसे अकेले काटोगी। लेकिन प्रिया कहती हैं, अब मैं किसी भी व्यक्ति से नहीं करूंगी, मैं जिससे दूसरे से शादी करूंगी, कल के दिन वह भी ऐसे ही करेगा, ऐसे ही शक करेगा, इसलिए मैं अब किसी और से शादी नहीं करूंगी। अब सिर्फ मुझे मेरा एक ही एम है, मुझे पढ़ लिख करके और एक बड़ा अधिकारी बनना है। और अपनी पढ़ाई जारी रखती है। एक दो बार टेस्ट देती है, फेल होती है, लेकिन फाइनली वह एक बार सेलेक्ट हो जाती है और एसडीएम बन जाती है। दोस्तों, जब वो एसडीएम बन जाती है तो घर परिवार वाले काफी खुश हो जाते हैं। उसके गांव में मिठाइयां बांटी जाती हैं। गांव वाले जो होते काफी बड़ा फंक्शन करते हैं। गांव वाले भी काफी खुश होते हैं कि उनके गांव की बेटी एसडीएम बन गई है। काफी खुशी का माहौल होता है। और जब अब एसडीएम का ट्रेनिंग करने के लिए जाती है, अपने माता पिता से कहती है, पिताजी अब मैं जा रही हूं और कुछ दिनों की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं आऊंगी। तो आने के बाद मेरा पहला काम है, जो मेरी बहनें हैं, मेरी शादी के बारे में अब बात कोई नहीं करेगा। अब जो मेरे बाद जो 3 बहनें हैं, एक एक करके मैं पैसा कमाऊं तो इन लोग की शादी करूंगी। उसके पिताजी और माताजी की आंखों में आंसू होता है, क्योंकि वो लोग चिंता करते हैं अपनी बेटी का, कि बेटी अपनी जिंदगी अकेले कैसे काटे, गग्गी बिना शादीशुदा का। फिर उसके बाद वह अपना ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। आजमगढ़ से वह बस पकड़ती है। बस पकड़ने के बाद वह दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली बस स्टैंड पर वो रिक्शा ढूंढ रही होती है। कई रिक्शे वालों से पूछती है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। रेलवे स्टेशन छोड़ दो, तुम री वाले अपने मनमर्जी का पैसा मांगते हैं। कोई 200 मांगता है, कोई 150 मांगता है, कोई तो आयस भी मांगता है, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन छोड़ने का। तभी एक रिक्शा वाला अपना मुंह बांध करके, धूप के वजह से अपने मुंह पर गमछा बांध करके
उसके पास आता है और कहता है, मैडम कहाँ जाना है? आपको तो कहती है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। तो कहता है कि आ जाइए, बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूं आपको। वह कहती है कि पहले बताओ कितना पैसा लोगे? जितना ये लोग मांग रहे हैं 250, 300, उतना तो पैसा मैं नहीं देने वाली हूं। तुम बताओ तुम कितना पैसा लोगे? तो कहता है, आपको जो मर्जी जितना पैसा देना होगा वो दे दीजिएगा, मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बनी का टाइम है, अभी तक बनी नहीं हुआ है, इसीलिए आप बैठ जाइए, मैं लेकर के चलता हूं। तभी वह कहती है, नहीं ऐसे नहीं चलूंगी, मैं पहले क्लियर कर लो कि कितना पैसा तुम लोगे। वह कहता, मैडम मैंने बोला कि आप जितना दे दोगे मैं ले लूंगा, लेकिन अगर आप ऐसे कर रही हैं तो आप 80 मुझे दे दीजिए। प्रिया तैयार हो जाती है और उसके रिक्शे पर बैठ जाती है और रिक्शे पर बैठकर चल देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह पानी पीने के लिए रुकता है, अपना गमछा उतारता है, तो प्रिया उसे देखने के बाद हैरान और परेशान हो जाती है। उसे देख करके वह पहचान जाती है कि और कोई नहीं, यह मेरा पति ही है। लेकिन वह सोचने लग जाती है कि आखिर इसके पास तो नौकरी भी थी, जगह जमीन भी था, लेकिन यह रिक्शा क्यों चलाने लगता है? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, अपना चेहरा बांधे हुए उस रिक्शे पर बैठी रहती है। और फिर जब वो पानी पी करके री पर बैठता है तो उसके दिल की जो धड़कनें हैं जो बढ़ जाती है, उसे बड़ा तकलीफ होता है कि इस धूप में, इस इतने पसीने बह रहे हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में कैसे रिक्शा चला रहा है। अपनी छतरी को उसके ऊपर तान देती है और अंदर ही अंदर रो रही होती है कि देखो कहां से कहां मेरा पति आ गया है। वह रिक्शा चला करके स्टेशन पर जब पहुंचता है, स्टेशन पर पहुंचने के बाद जब यह अपना दुपट्टा खोलती है और इसका चेहरा जब उसका पति देखता है, तो दोनों एक दूसरे को देख करके अबाक रह जाते हैं। दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और कुछ नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ रोते रहते हैं। वहां पर जो स्टेशन पर जितने भी लोग थे, जब इन लोगों को देखते हैं कि यह रिक्शा वाला जो अभी अभी तो रिक्शा पर बैठा करके इस लड़की को लाया है, क्यों रोने लगा है? अभी तो कोई स्टेशन, अभी ट्रेन भी नहीं आई है, यह स्टेशन पर छोड़ते ही क्यों रोने लगा है? मानते हैं अगर ट्रेन आने वाली हो, कोई रिलेशन हो, तो उसे ट्रेन में बैठते टाइम आदमी की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन अभी तो ट्रेन भी नहीं आई है, अभी तो यह लेकर के यहां पर आया है, यह अचानक क्यों रोने लगा है? और लड़की भी इसको देख करके, इतना हाईफाई लड़की है, और एक रिक्शे वाले को जो कि गंदा मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ, उसको देख करके ये लड़की क्यों रो रही है? वहां पर स्टेशन पर खड़े लोग काफी अवाक रह जाते हैं, काफी सोचने लग जाते हैं। तभी प्रिया कहती है कि देखो, प्रिया अपने पति से कहती है, देखो अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत समय है, मेरी अभी ट्रेन आने में काफी टाइम, अगर तुम्हारे पास कोई समय है तो थोड़ा आ जाओ, 5-10 मिनट बैठ लेते हैं, कुछ बातें करते हैं। उसका पति उसके साथ चला जाता है और बगल में ही एक बेंच होता है, उस बेंच पर दोनों पति पत्नी बैठते हैं। और जैसे ही बैठते हैं, प्रिया अजय की तरफ देखती है। अजय के भी आंखों में आंसू होता है और प्रिया के भी आंखों में आंसू होता है। प्रिया अपने पति की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, तुम्हारे पास खेती बाड़ी भी था, लेकिन तुम्हें क्या ऐसा आन पड़ा कि क्या मजबूरी तुम्हारी हो गई कि आज तुम्हें रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हो गए? तो अजय उसकी तरफ देखता है और अपनी दबदबा आंखों से उसकी तरफ देख करके कहता है कि यह सर तुम्हारे वजह से हुआ है, तुमने ना तलाक भेजा होता, ना मैं आज यहां पर रिक्शा चला रहा होता। तुमने तलाक का नोटिस दिया और उसके बाद एल्यूमिनियम मनी के तौर पर जज साहब ने 4-5 लाख रुपए का जो हमारे ऊपर लगा दिया, उस पैसे को देने के लिए मुझे अपनी खेतीबाड़ी बेचनी पड़ी, और खेतीबाड़ी बेच करके जो पैसा आया वो सारी पैसे तुमको मैंने दे दिया, तुम्हारे पिताजी ने ले लिया। और उसके बाद जो मेरी नौकरी थी, सिर्फ नौकरी से मेरे घर का खर्चा बर्चा नहीं चल रहा, फिर मुझे वो सब कुछ छोड़ करके और दिल्ली आना पड़ा, और मैं दिल्ली में तब से आग के और रिक्शा चला रहा हूं। तुम अपने बारे में बताओ। मैं तो अपनी बता ही दिया। तब वो कहती है कि मैं एसडीएम बन चुकी हूं, और एसडीएम की ट्रेनिंग करने के लिए मैं यहीं से ट्रेन पकड़ करके चंडीगढ़ जा रही हूं। चंडीगढ़ में ट्रेनिंग करूंगी और ट्रेनिंग करने के बाद मैं एसडीएम बन जाऊं। जब ये बातें कहती है तो अजय खुश भी होता है
और नाराज भी होता है और अपनी पत्नी की तरफ नजरें नहीं मिलाता। कहता है, ठीक है, अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो, अब तुम एसडीएम बन चुकी हो, अब मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन जो मैंने किया तुम्हारे साथ वो गलत किया था, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर देना। मैं उस टाइम भी तुमसे माफी मांगने वाला था, लेकिन उससे पहले ही तुमने तलाक की नोटिस भेज दिया। फिर मैं भी गुस्से में उस तलाक की नोटिस पर साइन कर दिया। मैं भी अपने ईगो में आ गया। हम दोनों को ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। गलती तुम्हारी भी है, और मैं तो मानता हूं कि तुमसे ज्यादा गलती मेरी है, क्योंकि मैंने खामखा तुम्हारे ऊपर शक किया। तुम जब चली गई छोड़ करके, तुम्हें बाकी लोगों से, तुम्हारी सहेलियां, तुम्हारे दोस्तों से सारी बातें पता किया, तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारा, किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं, कोई गलत रिलेशन नहीं। मेरे ही दिमाग का यह फील था, जिसके वजह से हम दोनों दूर दूर हो गए। हमारा परिवार बिखर गया। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो तुम एसडीएम बन चुकी हो। कहां तुम हो, कहां मैं रिक्शे वाला हूं। इसलिए तुम जाओ, और मेरी जो दुआएं हैं तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा खुश रहो। जब अजय ऐसे कहता है तो प्रिया की आंखें और तेज तेज से रोने लग जाती हैं। प्रिया अजय के को अपने बाहों में भर लेती है और कहती है कि गलती तो जितना तुम्हारी थी, मेरी भी उतनी ही गलती थी। एक छोटी सी बात पर मैं घर छोड़ करके चली गई। मुझे भी नहीं छोड़ करके जाना चाहिए था, और तैश में और गुस्से में जो मैंने तुम्हें तलाक की नोटिस भेजवा दिया, वो सबसे बड़ी मेरी भूल थी, सबसे मेरी बड़ी गलती थी। बाद में मैं बहुत सोची, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि तलाक हम दोनों का हो चुका था, और तुम भी गुस्से में थे, तुम भी तस में थे। इसलिए सारा बिखराव हम दोनों के बीच में होता रहा। बाद में मेरे पिताजी और मेरी मां ने मुझे शादी करने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने शादी नहीं किया। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करने में मशगूल हो गई, और पढ़ लिख करके आज मैं एसडीएम बन चुकी हूं, और मैं जा रही हूं ट्रेनिंग करने के लिए। अजय कहता है, ठीक है, जाओ, तुम अब ट्रेनिंग करो, और तुम्हारा रास्ता तो अब अलग है। मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूं। तुम कहां हो, मैं कहां हूं। तुम्हारा और हमारा तो कोई मिलन हो भी नहीं सकता है। बस मेरी एक भूल समझ समझ करके मुझे माफ कर देना। और इतना कहकर के वह रोने लगता है। तभी प्रिया उसे अपने बाहों में भरकर कहती है कि गलती जितना तुम्हारी है, उतनी गलती मेरी भी है। मुझे भी तो प्रायश्चित करने का मौका दो। अपना फोन नंबर एक पेपर पर लिख करके अजय को देती है और कहती है, ये फोन नंबर मेरा ले लो। जब भी तुम्हारा दिल करेगा तो मुझसे बात करते रहना। फिर आगे क्या करना है वो चीजें बाद में सोचेंगे, लेकिन जब जब तुम्हें दिल करेगा, तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी, तो जरूर फोन कर लेना। एक बार बेशक अगर मुझसे अगर होगी तो मैं तुम्हारी हमेशा मदद करती रहूंगी। और अपना फोन नंबर देती है। तब तक से उसकी चंडीगढ़ की ट्रेन आकर के प्लेटफॉर्म पर लग जाती है। फिर अजय उसको ट्रेन में बैठा देता है। ट्रेन मार्च कर जाती है और वह चंडीगढ़ के लिए चली जाती है। अगले दिन शाम को अजय उसको उस नंबर पर फोन करता है। बातें करते हैं दोनों, और उसके बाद यह बातों बातें करने का सिलसिला बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे बातें बढ़ने लग जाती हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से घंटों घंटे दोनों बात करने लग जाते हैं। वो पुरानी सारी चीजें जो इन दोनों ने गलतियां की थीं, जो साथन लोग, दोनों ने पति पत्नी जो पल गुजारे थे, वो सारी बातें, एक एक बातें इनके सामने आने लग जाती हैं। सारी बातें यह लोग करते हैं। उन गलतियों का दोनों प्रायश्चित करते रहते हैं। और ऐसे ही ये लोग बातें करते करते एक दिन इस मुकाम पर आ जाते हैं कि ये दोनों फिर से एक दूसरे को प्यार करने लग जाते। फिर प्रिया अजय से कहती है कि अजय, क्यों नहीं तुम यहीं पर आ जा रहे हो, यहीं पर आ जाओ। यहीं पर मैं एक रूम लेकर के रह रही हूं। यहीं पर दोनों एक ही रूम में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अजय अपने तुरंत रिजर्वेशन कराता है और चंडीगढ़ के लिए पहुंच जाता है। चंडीगढ़ जाने के बाद अपने माता पिता को बता के जाता है कि मैं चंडीगढ़ में मेरा कुछ काम है, क्योंकि वो ये नहीं बताता कि प्रिया से मेरी मुलाकात हुई है या कुछ भी है। वो दिल्ली तो रह ही रहा था, घर से दूर रह ही रहा था, लेकिन अपने फोन कर अपने माता पिता को बता देता है कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं और कुछ दिनों में चंडीगढ़ से आ जाऊंगा। चंडीगढ़ चला जाता है और प्रिया के साथ ही रहने लग जाता है। फिर प्रिया अपने पति से एक दिन कहती है
कि चलो शादी कर लिया जाए। फिर से दोनों मंदिर में जाते हैं और उसके बाद शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद मंदिर से आने के बाद कोर्ट में जाकर दोबारा अगेन दोनों पति पत्नी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और फिर अपने घर वालों को, दोनों प्रिया भी अपने माता पिता को बताती है, अपनी बहनों को बताती है कि मैंने तुम्हारे जीजा जी से फिर से शादी कर लिया है। अपने माँ बाप को भी बताती है कि मुझे अजय मिल चुका है और अजय से मैंने फिर से शादी कर लिया। अजय भी अपने माँ बाप को बताता है कि प्रिया मुझे मिल गई है, प्रिया एसडीएम बन चुकी है और हम लोग दोनों शादी करके चंडीगढ़ में रह रहे हैं। जब अजय के माता पिता को भी ये पता चलता है कि बहू मिल गई और बहू से फिर से अजय ने शादी कर लिया, दोनों मिल गए, तो अजय के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और प्रिया के माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं कि चलो कुछ भी हो। लेकिन बेटी का घर फिर से बस गया, नहीं तो इसकी शादी का तो कोई चांस ही नहीं। दोनों परिवार काफी खुश होता है। जब तक ट्रेनिंग प्रिया की चलती है, प्रिया ट्रेनिंग करती है। दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं। ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होता है, प्रिया अपने घर आती है, अपने माता पिता के साथ मिलती है। अजय को भी साथ में लेकर के आती है। माता पिता से मिलते हैं। फिर अजय और प्रिया अपने ससुराल जाते हैं। अजय के घर जाते हैं, वहां पर अपने सास और अपने ससुर से प्रिया मिलती है। दोनों परिवार काफी इन दोनों को आशीर्वाद देता है। उसके बाद वहीं पर बगल के जिले में एसडीएम के तौर पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। वहीं पर उसको एक आलीशान बिल्डिंग मिलता है, आलीशान घर मिलता है। वहीं पर अपने पति के साथ वो रहने लग जाती है। थोड़े दिनों के बाद 1-1.5 साल के बाद उसे एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद घर परिवार में काफी खुशी का माहौल हो जाता है। खुशी से अपना परिवार, ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। और अब प्रिया का जो मेन मकसद था, जो अपने माता पिता को पहले भी वो बता चुकी थी कि जो मेरी तीनों बहनें हैं, इनकी शादी मैं करूं। अब प्रिया अपनी धीरे धीरे एक एक करके अच्छा लड़का देख करके अपने तीनों बहनों की शादी कर देती है। शादी करने के बाद फिर अपने पति अजय को एक काफी अच्छा बिजनेस, एक दुकान, बहुत बड़ी दुकान करवा देती है। अब अजय भी उसके साथ ही रहता है, दुकान करता है, बिजनेस करता है। उसके सास ससुर वगैरह सब उसके घर आते जाते रहते हैं। घर परिवार काफी खुशीपूर्वक रहता है। थोड़े दिनों के बाद अपने सास ससुर को भी वो अपने साथ लेकर के आती है और सास ससुर भी उसी के साथ रहने लग जाते हैं। उधर बहनों की भी शादी हो गई थी, माता पिता से भी। हर महीने 10 दिन पर वो जाकर के मिलती रहती है। कभी कभी माता पिता को भी लेकर के आती है। कभी कभी सास ससुर को बारी बारी से हर व्यक्ति को ले आकर के अपने पास रखती है, सबकी सेवा सत्कार करती है और काफी खुशीपूर्वक इन दोनों का जीवन चल रहा होता है। दोस्तों, एक बार बिछड़ने के बाद और फिर से पति पत्नी एक हुए, काफी ताज्जुब और काफी सोचने वाली बात है। कहते हैं ना कि ये जो जोड़ियां है, भगवान ऊपर से ही बना करके भेजते हैं। चाहे एक कुछ भी खंडन हो, कितने भी विखंडित हो, लेकिन एक ना एक दिन फिर ये मिल ही जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारी छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी शक और पति पत्नी के बीच में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के जो दीवार खड़ी हो जाती है, जो हम पति पत्नी के बीच में जो दूरियां बन जाती हैं, ये हम सबको इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। तभी परिवार एकजुट रह सकता है। आपको कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।